तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की है, जिनकी मौत की दास्तान एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। तो गुलशन कुमार के पिताजी जो थे, उनकी एक जूस की दुकान हुआ करती थी नई दिल्ली में। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ी दुकान ली और उसमें उन्होंने कैसेट और टेप बेचने शुरू कर दिए और साथ ही साथ कैसेट रिपीट करने का काम भी शुरू कर दिया। इससे ही गुलशन कुमार को ख्याल आया कि क्यों ना हम भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाएं और कैसेट बनाएं। ये सोचकर उन्होंने कैसेट का बिजनेस शुरू किया और 2 स्टूडियो खोले जो कि नोएडा फिल्म सिटी में है, और अपने नए बिजनेस की शुरुआत धार्मिक गानों से की। वो ऐसे ही छोटे मोटे सिंगर्स का गाना रिकॉर्ड करके कैसेट में बेचा करते थे। धीरे धीरे वो जो छोटे सिंगर्स थे वो लोगों को काफ़ी पसंद आने लग गए। गुलशन कुमार ने उन्हें मौका दिया और उन सिंगर्स के गाने चल पड़े, और बाकियों के कंपैरिजन में इनके कैसेट सस्ते भी हुआ करते थे, तो लोग इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते थे। फिर धीरे धीरे ये धार्मिक के साथ साथ बाकी गाने भी लाने लग गए। इनकी वजह से ही काफ़ी सारे सिंगर्स पॉपुलर हुए, जैसे कि सोनू निगम, अनुराधा, कुमार सानू और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। इनकी वजह से ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने गए। ये ज़्यादातर नए लोगों को मौका दिया करते थे। फिर जब 90s का दौर शुरू हुआ 1996 से 1997, तो इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री को 60-65 योगदान गुलशन कुमार का था, मतलब टी सीरीज़ का। उस जमाने में करीब 3.5 CR का टर्नओवर हो गया था इनका। टी सीरीज़ ने काफ़ी हिट गाने दिए। उसी समय एक फिल्म आई थी आशिकी, जिसके गाने भी बहुत हिट थे, और इसका म्यूज़िक दिया था नदीम सरवर ने। और नदीम सरवर उसी वक्त से बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए। फिर एक वक्त आया जब गुलशन कुमार और नदीम के बीच थोड़ी सी कड़वाहट आ गई। एक एल्बम बनाई उन्होंने, हाय जिंदगी। अब गुलशन कुमार ने दोस्ती निभाने के लिए उनके कुछ गाने प्रमोट कर दिए। हालांकि नदीम एक म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ खास नहीं थी, तो इसी वजह से नदीम के गाने नहीं चले। तो नदीम ने और भी बाकी के गाने है जिंदगी को प्रमोट करने को बोला गुलशन कुमार को, लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया। और गुलशन कुमार की एक अच्छी बात ये थी कि वो बस नए लोगों को ही मौका देते थे। एक बार जो फेमस हो गया, स्टार बन गया, उससे धीरे धीरे वो दूरी बना लेते थे। तो गुलशन कुमार जो गाने निकालने लगे, उसके डायरेक्टर कोई दूसरे होते थे, जिसकी वजह से नदीम सरवर को ये लगा कि गुलशन कुमार उनका करियर ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि ना ही वो उनको काम दे रहे थे और ना ही उनके गानों को प्रमोट कर रहे थे। तो ये सब चल रहा था उनके बीच। फिर एक दिन 1996 में गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड से एक कॉल आया, अबू सलीम का। उस वक्त अंडरवर्ल्ड का भी काफ़ी दबदबा था। उसने गुलशन कुमार को मौत की धमकी दी और कुछ पैसे मांगे। गुलशन कुमार ने एक्सटॉर्शन के पैसे भी दिए, कुछ करोड़ रुपए। तो नदीम जो था, उसके कुछ रिश्ते अबू सलीम और अनीस इब्राहिम के साथ भी थे। तो नदीम ने कहा उनसे कि वो गुलशन कुमार को धमकाएं। तो इन लोगों ने उनको धमका के कहा कि कुछ 10 करोड़ रुपए हमें दो, अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो। अब गुलशन कुमार एक बार इन्हें पैसे दे चुके थे, जो कि रिकॉर्डेड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस या फिर किसी और को कुछ भी नहीं बताया था। तो गुलशन कुमार ने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी ही मैंने एक बार पैसे दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पैसे देने होंगे, और आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड कितना खतरनाक रह चुका है, पहले भी और आज भी। तो उन्होंने दूसरी बार पैसे नहीं दिए। तभी 5 अगस्त 1997 को अबू सलीम ने उन्हें दोबारा फ़ोन करके कहा कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और ना ही तुम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये सारी बातें कोर्ट में गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने बताई हैं। तो जब इन लोगों ने दोबारा धमकाया तो गुलशन कुमार ने अपने भाई को सारी बातें बताई। तो उन्होंने सुझाव दिया कि तुम पुलिस के पास जाओ। तो गुलशन कुमार ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तो एक बार फिर 3 दिन बाद 8 अगस्त को वापस उन लोगों का फ़ोन आया और गुलशन कुमार से कहने लग गए कि तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जब ये कॉल आया था तब किशन कुमार भी गुलशन कुमार के साथ सारी बातें सुन रहे थे, और उन लोगों ने गुलशन कुमार से ये भी कहा था कि तुम नदीम के गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको प्रमोट और सपोर्ट करो। तो उस वक्त गुलशन कुमार ने सफाई देकर ये कहा कि मैंने उनके गानों को प्रमोट किया, पर अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए, और मेरे पास और भी बहुत गाने हैं प्रमोट करने को। और ये भी कहा था कि जिन फिल्मों में नदीम के गाने होते हैं, टी सीरीज उनके राइट नहीं लेता था। इसी वजह से नदीम को और भी दिक्कतें होने लग गई थी।
गुलशन कुमार को 2-2 बार धमकियां मिल चुकी थी, तो उन्होंने अपने कुछ करीब दोस्तों से भी इसका जिक्र किया और अपने भाई को भी सारी बातें बताई। तो सबने एक ही सुझाव दिया कि तुम पुलिस के पास जाओ, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाना मतलब अंडरवर्ल्ड से सीधा सीधा पंगा लेना था। तो दोस्तों, जुहू में एक मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर था स्लम एरिया के बीच में, जिससे गुलशन कुमार को काफी लगाव था। तो वो जब भी मुंबई आते थे दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को उस मंदिर में जरूर जाते थे। आप सबको ये भी जरूर पता होगा कि गुलशन कुमार कितने धार्मिक इंसान थे। तो दोस्तों, गुलशन कुमार अब इन धमकियों के बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार मुंबई में थे, तब वो सुबह 10 बजे करीब अपने घर से निकलते हैं और उस मंदिर में जाते हैं, जो कि उनके घर से काफी करीब था। तो जब वो मंदिर के बाहर कुछ 30 मिनट के बाद आते हैं, तो उनकी गाड़ी मंदिर के सामने ही खड़ी थी। उसमें एक ड्राइवर भी था। तो उनकी गाड़ी के पास 3 लोग खड़े होते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि पूजा पाठ बहुत हो गई, अब बाकी की पूजा तू ऊपर जाके करना। और ये कहते ही सीधे उनके सर में गोली मार देता है। वो नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो जैसे तैसे बचने के लिए थोड़ा किनारे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो 2 लोग और आ जाते हैं और फिर ये 3 मिलकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ये देखते ही उनका ड्राइवर दौड़ा दौड़ा आता है। उसके पूछने तक 16 गोलियां गुलशन कुमार को ऑलरेडी लग चुकी होती हैं और इस बीच उनका ड्राइवर भी थोड़ा घायल हो जाता है। उसके बाद थोड़ी दूर एक टैक्सी खड़ी थी। उसके ड्राइवर को ये तीनों अपराधी हाथ देकर नीचे उतारते हैं और आराम से बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद गुलशन कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताए जाते हैं। फिर सबका बयान लिया जाता है, उनके ड्राइवर का और आसपास के मौजूद लोगों का। फिर खबर फैलने लग गई कि गुलशन कुमार, जो कि म्यूजिक किंग थे, जिन्होंने मार्केट में इतने सस्ते और अच्छे कैसेट लाए, अच्छे अच्छे सिंगर्स दिए थे म्यूजिक इंडस्ट्री को, वो नहीं रहे। फिर शाम होते होते उनके मृत शरीर को दिल्ली लाया जाता है। फिर उनके म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने भी दोस्त थे और उनको चाहने वाले, सब उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने पहुंचते हैं। फिर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब सबको इस बात की हैरानी हो रही थी कि उनकी अंतिम संस्कार पर सब लोग मौजूद थे, लेकिन नदीम वहां नहीं था। जबकि नदीम को म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने वाले गुलशन कुमार, उसे पॉपुलर बनाने वाले गुलशन कुमार। तो कहीं ना कहीं नदीम का नाम आ ही रहा था इस केस में, क्योंकि फोन पे भी जब किशन कुमार गुलशन कुमार के साथ थे, तो अंडरवर्ल्ड के लोगों ने नदीम का भी जिक्र किया था। तो 16 अगस्त को जावेद और रफीक नाम के 2 अंडरवर्ल्ड के लोगों को पुलिस पकड़ती है। ये लोग अबू सलीम की गैंग में थे। इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है, तब ये दोनों पूरी कहानी बताते हैं। अब पूरी कहानी ये थी कि 1997 को दुबई में अनीस इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है, उन सभी को अबू सलीम के ऑफिस में मीटिंग होती है, जिसमें कि अनीस इब्राहिम, अबू सलीम और एक खायुग नाम का गैंगस्टर था, जो कि अबू सलीम का काफ़ी खास था। तो इसी मीटिंग में ये तय कर दिया था कि गुलशन कुमार का मर्डर करना है। इसके लिए 3 शूटर हायर किए गए। कुछ दिन बाद दाऊद मर्चेंट, जो कि 3 शूटर्स में से एक था, जिसने कि गुलशन कुमार पर सबसे पहले गोली चलाई थी, जो कि इब्राहिम का खास था, उसको पुलिस पकड़ लेती है। उससे पूछताछ करने पे भी यही कहानी सामने आई कि दुबई में मीटिंग हुई थी। फिर पुलिस बाकी के 2 शूटर को भी पकड़ लेती है। तो उनको पकड़ने के बाद सामने आया कि उनको मर्डर करने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, जो कि रमेश तुरानी, जो कि टिप्स इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने दी है। ये उस वक्त काफी फेमस इंसान थे। फिर रमेश तुरानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक 3 शूटर्स और राजेश, इन सबको मिलाकर टोटल 19 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन सब पर मुकदमा भी चलाया। मुकदमा चलाने के बाद में जो दाऊद मर्चेंट था, उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी जो 18 लोग थे, जिनमें से एक रमेश तुरानी भी थे, इन सभी को मुंबई पुलिस ने रिहा कर दिया। अब मेन तो नदीम और अबू सलीम थे। तो जब अगस्त में गुलशन कुमार का मर्डर होता है, तब नदीम लंदन में था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। फिर उसी दौरान नदीम को एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलने वाला था हैदराबाद में, लेकिन वो उस फिल्म फेयर में भी नहीं आता है,
क्योंकि वो उस वक्त लंदन में होता है। तो गुलशन कुमार के मर्डर के बाद वो फौरन लंदन चला गया था। तब से आज तक नदीम भारत नहीं आया। भारत के काफ़ी सारे नोटिस गए लंदन की कोर्ट में, पर वो सारे रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट किए कि एविडेंस नदीम को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी नहीं है। और फिर नदीम ने ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले ली थी और लंदन कोर्ट ने उसे भारत को सौंपने से भी मना कर दिया। अब नदीम का दुबई में ही परफ्यूम का बिजनेस है और अबू सलीम पे पहले से काफ़ी मुकदमे चल रहे थे। तब वो पुर्तगाल में था। तो जब 2005 में अबू सलीम को पुर्तगाल से भारत लाया जा रहा था, तब पुर्तगाल की सरकार ने शर्तें रख दी थी। बस कुछ केसेस का ही मुकदमा चलेगा, जिसमें से कि गुलशन कुमार का केस का जिक्र नहीं था। तो दोस्तों, गुलशन कुमार के मर्डर के पीछे का रहस्य आज भी रहस्य है। दोस्तों, इससे ये बात सामने आती है कि आजकल के लोग नेम और फेम के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये थी हमारे म्यूजिक किंग की मिस्टीरियस कहानी। अब मिलते हैं दूसरी स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।